Hello dear students, this is Sanjeev Yadav, your physics teacher. In the previous video, we had studied about electrostatic potential, and in that electrostatic potential, we learn about what is electrostatic potential, how we can find the electrostatic potential due to a dipole at axial position, at equatorial position, and we came to know that electrostatic potential is a scalar quantity, very important. It is a scalar quantity. So, and we come to know the formula of electrostatic potential due to a point charge, and that formula was V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R. This was the formula. With the help of this formula, we had derived the potential due to a dipole. Potential due to a dipole at axial position. At axial position. And also at equatorial position. And we come to know that potential at equatorial position was 0. And what was the formula for the potential at axial position? The formula was P upon 4 pi epsilon naught R square was the formula for axial position. This is the amount which we had studied in the previous chapter, previous video. Today, in this video, we are going to study about electrostatic potential only, but electrostatic potential due to a dipole at any point, and the second one will be the relation between electric field and electric potential. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट वाला केस बिल्कुल आपका सेम जैसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट वाला केस डील किया था, बिल्कुल बेटा वैसे ही यहाँ पर भी एक नया केस है जिसको आपको डील करना है. So let's see how we are going to determine the electric potential due to a dipole at any point. I had already made a diagram for this. Suppose this is a dipole. This is minus q charge and this is plus q charge separated by a distance, and I had selected a certain point P जिस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल डिटरमाइन करना है. तो इसके सेंटर से, इस डाइपोल के सेंटर से मैंने क्या काम किया बेटा, मैंने एक लाइन ड्रॉ की and this angle is theta, and if this angle is theta तो ये पॉइंट P है. दिस इज एट एनी पॉइंट वाली डिस्कशन की बात हो गई. अब समझने की हम कोशिश करेंगे. क्या समझने की कोशिश करेंगे बेटा, कि जो डाइपोल है, इस डाइपोल के लिए अगर इस P पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल लिखना है तो V ड्यू टू माइनस क्यू अगर मैं लिखूंगा तो दिस विल बी माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 होगा. V ड्यू टू प्लस क्यू अगर मुझे लिखना होगा तो दिस विल बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 लिखना होगा. अगर मुझे किसी भी तरीके से ये R1 R2 मिल जाए, किसके टर्म्स में, R के टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में, तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं पोटेंशियल डिटरमाइन कर पाऊंगा. मतलब कुल मिलाकर सिंपल सी बात यह है कि किसी भी तरीके से मुझे R1 मिल जाए बेटा और किसी भी तरीके से मुझे R2 मिल जाए. अब मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डाइपोल की. तो अगर हम डाइपोल की बात कर रहे हैं तो इस माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में जो सेपरेशन होगा वो नैनोमीटर में होगा बेटा, या पिकोमीटर में होगा, या फर्मी मीटर में होगा. बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में. तो मैंने क्या काम किया है, मैंने देखो सपोज मान लो ये कोई दो लाइंस ड्रॉ की है, बहुत ही स्मॉल एंगल बन रहा होगा. दिस एंगल विल बी वेरी स्मॉल. ये वाला जो एंगल होगा बहुत स्मॉल होगा, सिर्फ ये हमने पढ़ने के लिए इसको इतनी दूर दूर बनाया. सपोज ये एंगल बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है, तो अगर मुझे इस लाइन के बराबर इस वाली लाइन में लाइन ढूंढने की, लाइन कितनी बड़ी है, ये दूसरी वाली लाइन मेरी कितनी बड़ी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. और जैसे ही मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाली लाइन, मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूं तो ए बी सी, तो ए बी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू ए सी.
बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट हमें यूज करना है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात, दिस इज द पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर अगर मैं यहाँ पर नेमिंग कर दूं ए बी और इसको नाम दे दिया बेटा सी, तो अगर मैं पी बी के बराबर कोई भी डिस्टेंस अगर जज करना चाहता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, इस पी बी से जो छोटी वाली लाइन है इससे एक बड़ी वाली लाइन के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर फॉल कराऊं, बिल्कुल ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर मिलनी चाहिए मुझे। अब यहाँ पर ये वाली लाइन बड़ी है, और तो हमने क्या काम किया, इस लाइन को हमने एक्सटेंड किया और इस छोटी वाली लाइन से इस बड़ी वाली लाइन के ऊपर हमने क्या ड्रॉप करा दिया बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मुझे अगर मैं इन पॉइंट्स को दोबारा से सी डी नाम दे दिया बेटा, इसको इसको ई नाम दे दिया, तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा बेटा, आफ्टर ड्रॉइंग दी परपेंडिकुलर व्हाट आई कैन से इज पीई इज इक्वल टू पीबी के बराबर मिलेगा। ये बेटा बिल्कुल इसी तरीके के कंसेप्ट को देखकर काम करना है आपको कि यहाँ पर आपको ए बी ए सी के बराबर मिल रहा है। इन द सेम वे ए पी विल बी इक्वल टू पी डी के बराबर मिलेगा आपको। तो अगर मुझे ये रिलेशन मिल गया तो अब मैं क्या देख पाऊंगा बेटा कि ये जो डिस्टेंस है सी पी जो है, सी पी इज आर, इफ सी पी इज आर एंड आई नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस मुझे मिल जाए तो आर में से मैं माइनस कर दूंगा। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करेंगे, दिस इज ए, दिस इज थीटा, दिस इज द बेस, तो दिस विल बी ए कॉस थीटा। इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, ए कॉस थीटा। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो सीई जो है वो सी डी के बराबर मिलेगी, और वो कितनी है, ए कॉस थीटा के बराबर है। तो यहां पर मुझे R1 किसके बराबर दिख रहा है, R1 इज इक्वल टू, ये रहा R1, तो R1 है जो वो AP है, यानी कि ये रहा हमारा R1 और ये है हमारा R2। तो R1 मुझे किसके बराबर दिख रहा है, R1 मुझे दिखाई दे रहा है बेटा R प्लस ए कॉस थीटा, और R2 किसके बराबर दिख रहा है, R में से ए कॉस थीटा को माइनस कर दो, तो R1 और R2 दोनों की वैल्यू मिल गई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस डेरिवेशन इज दिस थिंग कि भैया जो लाइन है वो लाइन बहुत छोटी है, मतलब जो एंगल है वो एंगल बहुत छोटा है, उनके बीच में अगर आपको इक्वल डिस्टेंस की लाइन जज करनी है तो यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कराना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को क्या कर पाएंगे, जज कर पाएंगे। तो वही हमने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा दिया, एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया, और परपेंडिकुलर ड्रॉ कराते ही मुझे ये वाली डिस्टेंस पता चल गई ए कॉस थीटा, और ये वाली डिस्टेंस पता चल गई ए कॉस थीटा। ऑब्वियस सी बात है ये लेंथ बहुत बड़ी है, तो आर में कितना ऐड हो गया है, इस आर में ए कॉस थीटा ऐड हो गया है, ये वाली छोटी लेंथ है तो आर में कितना माइनस हो गया है, आर माइनस ए कॉस थीटा हो गया है बेटा। एक बार ये दोनों डिस्टेंस हमें मिल गई तो ऑब्वियस सी बात है अब तो सिंपल हो गई कहानी। कैसे, यहाँ पर सीधे सीधे अब आप क्या लिख पाएंगे, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 की जगह पर R प्लस ए कॉस थीटा, और बेटा यहाँ पर क्या लिख पाएंगे आप, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस ए कॉस थीटा। एक बार अगर मुझे V माइनस क्यू मिल गया, V प्लस क्यू मिल गया, तो अब मुझे नेट निकालना है, तो नेट निकालने के लिए डायरेक्शन थोड़ी देखनी है, बिकॉज पोटेंशियल है, और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती है तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू, ऐसे लिख पाएंगे। सो V माइनस क्यू इज माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए कॉस थीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस,
इसी को अब कैसे भी करके क्या कर देना है, इसको हमें ऐड करना है। और ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना भाई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ले लो बेटा। तो मैं अगले पेज पे अगर चलूं तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ले लिया कॉमन। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या बचा, ये -1 अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा। कुछ ऐसे रिलेशन दिख रहा है, चेक कर ले। बिल्कुल सर ऐसा ही दिख रहा है। तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको अपन क्या लिख पाएंगे बेटा, देख a प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि दिस इज आर माइनस ए कॉस थीटा विद नेगेटिव साइन प्लस आर प्लस ए कॉस थीटा। क्या चीज कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, एक और स्टेप लिख लेते हैं भैया, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। भैया अब मैथमेटिक्स कर रहे हैं बेटा हम लोग, तो माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा प्लस आर प्लस ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है, आर से एक आर क्या हो गया अपना, कैंसिल हो गया। तो v इज इक्वल टू जो मुझे रिलेशन दिख रहा है, क्या वो मुझे 2a क्यू कॉस थीटा दिख रहा है, ए कॉस थीटा 2a कॉस थीटा, और q बाहर है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 2a क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, p कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इफ r इज बहुत बड़ा देन a, तो हम क्या लिख पाएंगे इसको, p cos थीटा अपॉन, ये बहुत बड़ा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इसको नेग्लेक्ट कर पाएंगे हम लोग, अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो दिस इज द रिलेशन ड्यू टू डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर। अब मुझे अगर पोटेंशियल लिखना है तो मेरे पास फॉर्मूला है, तो ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर बेटा शॉर्ट डाइपोल एंड दिस इज फॉर रियल डाइपोल। अगर कोई भी डिस्टेंस मुझे दी गई है वो कंसीडर अगर हम कर रहे होंगे तो वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो मुझे अब डाइपोल की कहानी समझ में आ गई, मुझे पोटेंशियल लिखना समझ में आ गया। तो पोटेंशियल पर रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे क्वेश्चंस मिलते थे बेटा, वैसे ही क्वेश्चन आपको पोटेंशियल के भी मिलेंगे। सर कैसे क्वेश्चन मिलेंगे पोटेंशियल के, जैसे एक स्क्वायर होगा, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, और पूछेगा पोटेंशियल एट द सेंटर ओ, एक स्क्वायर। तो मुझे तो सीधा सीधा दिख रहा है भैया कि इसका जो पोटेंशियल होगा ये पोटेंशियल 0 होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आपको सीधे सीधे पोटेंशियल एट चार्ज एट ए, पोटेंशियल एट चार्ज एट बी, पोटेंशियल एट चार्ज एट सी, पोटेंशियल एट चार्ज एट डी, ये सारे के सारे पोटेंशियल लिख लेने विद चार्ज के साइन के। तो ये डिस्टेंस अगर मैं ये डिस्टेंस अगर मैं मान लेता हूँ कि ये x है, तो ये डिस्टेंस भी x होगी, ये डिस्टेंस भी x होगी। हालांकि हम निकाल सकते हैं कि ये जो x जो है ये a/√2 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a/√2, इधर क्या आ जाएगा, ये प्लस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a/√2, ये कितना आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a/√2, और ये कितना हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a/√2। ये सब को ऐड करना है, नेट निकालना है ओ पर, तो va, vb, vc, vd, तो ये जो आपको मिलेगा आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो नेट जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, नेट विल बी 0 मिलेगा आपको। तो भैया सिंपल क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पोटेंशियल रिलेटेड मिलेंगे। इससे रिलेटेड बेटा पोटेंशियल रिलेटेड, तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। जैसे सपोज एक क्वेश्चन और करते हैं कि ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के
वर्टिसेस पे 6, 12, 24 नैनो कूलाम का चार्ज प्लेस्ड है, नैनो कूलाम का चार्ज प्लेस्ड है। इस फोर्थ वर्टेक्स पर कितना चार्ज प्लेस किया जाए? व्हाट शुड बी द चार्ज एट fourth vertex so that total potential at the center of square is 0। मतलब ये जो भी स्क्वायर है इसकी लेंथ नहीं दी है इसने, कोई बात नहीं, ए मान लेते हैं, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो क्या यहाँ पर मुझे इस डिस्टेंस को कुछ मान लेना चाहिए, क्योंकि भैया जब ये डिस्टेंस ए मानी है तो इस डिस्टेंस को x मान लेता हूँ। अगर ये डिस्टेंस x है तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस भी x होगी। हालांकि x जो होगा वो अपना यहाँ पर भी a/√2 के बराबर होगा। ये भी x है, ये भी x है। मुझे पोटेंशियल एट O0 चाहिए, यानी कि बिल्कुल भैया सिंपल सी बात, VA प्लस VB, ये मतलब ABCD, VC प्लस VD, इसकी वैल्यू 0 चाहिए। तो VA की अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो दिस विल बी 6 नैनो, यानी कि 10⁻⁻⁹। तो सबसे कॉमन ले लेंगे यार, 10⁻⁻⁹ लिख लो यार, -9 अपॉन 4πε0, ये x है डिस्टेंस, प्लस दूसरी कितनी है 12 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन 4πε0, ये भी कितना है x है। तीसरी वाली देखेंगे तो 24 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 4πε0x, और चौथे वाला चार्ज निकालना है 4πε0x इज इक्वल टू 0। तो ये सबको उठाओ और उधर लेकर जाओ तो ये देखो सब ऐड हो जाएंगे बेटा, क्योंकि 1/4πε0x इंटू 10⁻⁹ तो कॉमन आ जाएगा। 6 + 12 18, 18 + 24 42, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल सही 42। यानी कि Q अपॉन, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ, Q अपॉन 4πε0x इज इक्वल टू -42 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 4πε0x, तो x कैंसिल हो गया बेटा, तो दिस इज -42 नैनो कूलाम। इतना चार्ज आपको प्लेस करना पड़ेगा किस पॉइंट पर, इस डी पॉइंट पर, तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। वेरी वेरी सिंपल, सिंपल सी बात। वो आपसे पूछ सकता है कि ये एक चार्जेस, दो चार्जेस यहाँ पर प्लेस्ड हैं, और सपोज यहाँ पर है 6 माइक्रोकूलम और यहाँ पर -12 माइक्रोकूलम, फाइंड द पॉइंट एट विच द पोटेंशियल इज 0। तो एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे यहाँ पर पोटेंशियल, फाइंड द पॉइंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस एट विच द पोटेंशियल इज 0। मैंने इसको P मान लिया, डिस्टेंस भी दे देगा, सपोज ये दे दी 1 मीटर डिस्टेंस दे दी, तो इसको x मान लेंगे, इसको 1 - x मान लेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट O पर पोटेंशियल 0 लिख देंगे, तो पोटेंशियल मस्ट बी 0, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू 6 कूलम प्लस पोटेंशियल ड्यू टू -12 कूलम मस्ट बी 0। उसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो these are the very very easy questions which you are going to get on potential। हालांकि अभी ये पोटेंशियल में और भी बहुत कहानी बची है बेटा, तो उसके बाद फिर पोटेंशियल के क्वेश्चंस करने में और भी ज़्यादा मज़े आएंगे। अभी तो बिल्कुल आपको बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल सवाल मिलने वाले हैं, किस पर बेस्ड, पोटेंशियल पर बेस्ड। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो अगर हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें, तो हमने क्या किया, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब रिलेशन निकालना है साहब, किसके इसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एक कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने क्या काम किया, मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट O पर एक चार्ज मैंने प्लेस कर दिया +Q। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर डायरेक्शन में होगी, हर डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल सही बात सर। मैंने क्या काम किया, एक इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेकर आया, कहां से, इन्फिनिटी से।
तो ऑब्वियस सी बात है, सपोज ये जो भी चार्ज मैं इन्फिनिटी से लेकर आया, मैं इसको लेकर आ रहा हूँ, इधर लेकर आ रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ, तो एक जब पर्टिकुलर पॉइंट ए पर जब मैं आऊंगा तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में लग रही, और मैं वर्क डन किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ। सपोज मैं इसको ए से बी तक लेकर गया और मैंने डिस्प्लेसमेंट कितने का किया, डी आर का डिस्प्लेसमेंट किया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ का पोटेंशियल कितना है, सपोज वी, और यहाँ का मैंने पोटेंशियल कितना मान लिया है, थोड़ा सा चेंज हो गया होगा पोटेंशियल, वी प्लस डी वी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पर, तो सबसे पहली चीज जो मुझे देखने को मिलेगी वो ये कि मुझे कितनी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए कि मैं इस चार्ज को ए से बी तक ले जाऊं। भाई ऑब्वियसली बात है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है जो क्या काम करेगी, जो मुझे यहाँ से इधर को लेकर नहीं जाने देगी। तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी, मुझे एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और वो फोर्स कितनी लग जाएगी बेटा, देखना, F विल बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई। इतनी फोर्स तो लगा रहा हूँ मैं इस डायरेक्शन में, किसके अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में। सो दिस इज बेसिकली, मैं यहाँ पर लिख दूं कि एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज, मूव द टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज कितना था हमारा, क्यू नॉट था, तभी तो मैंने इसको क्यू नॉट इंटू ही लिखा। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। अच्छा, तो ऑब्वियसली बात है मैंने वर्क डन भी किया, तो वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी मूव कराने में जो वर्क डन लगा, तो कितना वर्क डन लगा, तो W विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, W विल बी इक्वल टू F डॉट डी आर वेक्टर। अब मेरी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लिखी वो तो यही है, और डिस्प्लेसमेंट मेरा इसी डायरेक्शन में है। तो फोर्स कितनी लिख पाएंगे हम लोग, माइनस क्यू नॉट इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट कितने का, डी आर वेक्टर का। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे क्या बोल पाएंगे कि वर्क डन इज माइनस क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसको दूसरी तरीके से भी आप सोच सकते थे, कैसे, फोर्स हमारी किस डायरेक्शन में है, ये जो चार्ज है वो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और मेरा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो मुझे नेगेटिव वर्क मिलेगा, मेरे को नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। तो या तो आप इसको एक्सटर्नल फोर्स अज्यूम कर लो, या फिर आप इसको जिस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है तो वहां पर आपको एंगल भी जज करना पड़ेगा। सो दिस इज रिलेशन नंबर 1। नहीं समझी मेरी बात, जैसे बेटा ये चार्ज है, ये चार्ज क्या कर रहा होगा, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, कितनी फोर्स लगाएगा सर, क्यू नॉट इंटू ई, क्योंकि ई इसी डायरेक्शन में। अब आप चार्ज को डिस्प्लेस किस तरफ कर रहे हो, इस तरफ, तो वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ मूव कराने के लिए कितना वर्क डन, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में और फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो यानी कि वो तो नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि कॉस थीटा लिख रहे होते, कॉस 180 लिख रहे होते, इसलिए हमें ये रिलेशन देखने को मिलता। तो अब मैं अगर यहाँ पर ध्यान से देखूं तो ये मुझे वर्क डन मिल गया। अब हम दूसरा वर्क डन देखेंगे, कैसे, वर्क डन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग भी तो लिख सकते हैं। तो वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, तो ये कितना हो जाएगा, W विल बी इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी बी, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे तो क्यू नॉट इंटू ये देखो डी वी बच जाएगा फिर, यानी कि एक वर्क डन ये मिल गया मुझे।
तो मुझे 2 वर्क डन मिल गए, तो ये दोनों ही वर्क डन बराबर होने चाहिए। तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर मैं इक्वेट करूंगा, सो दिस विल बी माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डी वी। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो बेटा यहाँ पर हम लोग एंगल इसलिए नहीं प्लेस कर रहे थे, जो यहाँ पर cos 180 वाली बात में बोल रहा था कि W इज इक्वल टू ई डी आर कॉस 180 लिख दे। तो वो cos 180 मैं इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि वो एक स्पेशल केस हो जाता है इसमें। अब यहाँ पर क्या है रिलेशन कि E और DR के बीच में कोई भी एंगल हो, आप पोटेंशियल निकाल पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दूं तो V विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। कुछ जगहों पर आपको ये चीज कुछ ऐसे लिखी हुई मिलेगी कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो ये तभी वैलिड है जब स्पेशल केस होगा बेटा, और वो स्पेशल केस मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही अगर डी आर आपका वेरी कर रहा होगा तो बिल्कुल सही कहानी लिखी है। लेकिन यहाँ पर अब देखो डॉट प्रोडक्ट है तो एंगल आपका 60 डिग्री भी हो सकता है, एंगल आपका 30 डिग्री भी हो सकता है। तो अगर मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का थोड़ा तरीका अलग होगा। तो ये रिलेशन आपको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सपोज अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक्स डायरेक्शन में, तो भैया ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख दूंगा बेटा, डीवी। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि डी आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, डी आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप या डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। और ई वेक्टर को मैं क्या मान लूं, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ऐसे ही लिखेंगे। कुछ इसी तरीके की हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में पता करनी है, तो अगर मुझे एक्स डायरेक्शन में पता करनी है तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई एक्स आई कैप, है कि नहीं। तो इस केस में हमें क्या करना है, डॉट डी आर की जगह पर हम क्या लिख रहे होंगे, यहां पर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप इज इक्वल टू डीवी। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में सिर्फ कितना चेंज हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स डायरेक्शन में कितनी चेंज हुई है। सो दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। कौन सा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ऐसे ही अगर मुझे ई वाई निकालना होगा तो ई एक्स जो मुझे मिलेगा दिस इज माइनस डो वी बाई डो एक्स। ई वाई जो मुझे मिलेगा दिस विल बी माइनस डो वी बाई डो वाई। ई जेड जो मुझे मिलेगा दैट विल बी माइनस डो वी बाई डो जेड। बाकी सबको हमें क्या मानना है, ये रिलेशन देखने को मिलेगा। तो अब ये कहानी हमारी बिल्कुल सही सटीक बैठेगी यहाँ पर। इसको कैसे डील करना है, व्हाट डू वी मीन बाय डो, डो मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन। हाउ टू डिफरेंशिएट एनीथिंग पार्शियली। सपोज किसी ने मुझे पोटेंशियल लिख कर दिया 3xyz प्लस 6y² प्लस 7xz। अब मुझे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो डो वी अपॉन डो एक्स निकालना है। तो बेटा x को छोड़कर एवरीथिंग इज कांस्टेंट, चाहे वो y हो, z हो, w हो, जो भी और वेरिएबल्स हैं वो सब के सब क्या होंगे, आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करने। तो ऑब्वियस सी बात है x को छोड़कर, तो यानी कि देखो 3yz है तो 3yz तो हो गया कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1।
यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये सब कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि x का टर्म ही नहीं है। हमें डिफरेंशिएशन किसके अकॉर्डिंग करना है? x के अकॉर्डिंग करना है। प्लस इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर x है, यानी कि 7z मिलेगा मुझे। यहाँ पर क्या मिलेगा? 7z, यानी कि डो v बाई डो x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3yz प्लस 7z। अब इसी क्वेश्चन में मुझे अगर डो v, मतलब ये तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन है, तो नेगेटिव साइन लगा दूं मैं यहाँ पे, तो ये नेगेटिव साइन लग जाएगा, तो ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन मिल गई। अब मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन देखनी है, तो डो v अपॉन डो y विद नेगेटिव साइन, यानी कि माइनस डो अपॉन डो y, और y के रिस्पेक्ट में यानी कि 3xz कॉमन कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट करते हैं सीधे सीधे, 3xz, y का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ पर देखो बेटा, तो यहाँ पर 6y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का 2y होता है डिफरेंशिएशन, यानी कि 6 इंटू 2y इंटू z, z भी तो कांस्टेंट है, प्लस यहाँ पर तो y का कंपोनेंट ही नहीं है, यानी कि ey विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3xz प्लस 6 2 z 12 माइनस 6 2 z 12 yz। ये मुझे ey की वैल्यू मिलेगी। तो कुल मिलाकर जिस भी डायरेक्शन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मुझे उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखना है, उसी डायरेक्शन में सिर्फ उसी चीज को वेरिएबल मानना है, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है। सर एक क्वेश्चन करके दिखाओ इस पर बेस्ड। तो अगर हम सबसे पहले एक नॉर्मल, अगर हम क्वेश्चन करने की बात करें, तो नॉर्मल क्वेश्चन हमें कैसा मिलेगा बेटा? जैसे सपोज किसी ने बोला एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू अस, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दी है? सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दी है 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ठीक। और मुझे बोल दिया पोटेंशियल निकालना है आपको, v फाइंड करना है एट 2,2 2,2 पर पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकाल लेंगे पोटेंशियल? तो मुझे Ex पता है और मुझे Ey पता है, ये दोनों चीजें पता है मुझे। ये दिस इज Ex, ये I डायरेक्शन में है और ये J डायरेक्शन में। अगर, और इसने बोल दिया है यहाँ पर एक चीज और बोली है, इफ पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0, पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। क्या कि या तो मैं एक ओरिजिन है 0,0 और किस पॉइंट पर निकालने को बोल रहा है? 2,2 पर। तो मैं सबसे पहले तो इनके बीच का एक वेक्टर लिख लूं, तो ये कितना आ जाएगा? 2i कैप प्लस 2j कैप, यही हो जाएगा मेरा dr वेक्टर। अगर मुझे dr वेक्टर मिल गया, e वेक्टर मिल गया, तो क्या मैं v नहीं निकाल सकता हूँ? तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस e डॉट dr वेक्टर। तो v विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप, और इसको 2i प्लस 2j से आपने क्या कर दिया? डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो माइनस 240 और ये हो गया माइनस 60। पोटेंशियल कितना आ गया उस पॉइंट का? 100 वोल्ट्स। कितना आया? 100 वोल्ट्स। एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू अस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड in x direction is given to us. This direction is 30 Newton per Coulomb. Calculate potential difference VB minus VA between the points A 4,2 and B 10,5। आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किस डायरेक्शन में दी है? एक्स डायरेक्शन में। तो बेटा देखो, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड? 30 न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। दो पॉइंट इसने बोले हैं, एक बोला है सपोज 4,2 और दूसरा बोला है उसने 10, तो दिस इज 4,2 फॉर एग्जाम्पल।
मैंने मान लिया ये 4,2 है, और दूसरा उसने बोला है 10,5, तो 10,5 मैंने ये मान लिया, दिस इज 4,2 एंड दिस इज 10,5। तो दो तरीके हैं यहाँ पर, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरी 30 आई कैप है, और दूसरा तरीका क्या है, क्या मैं डी आर वैक्टर लिख लूँ, वो कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 आई कैप प्लस 5 माइनस 2 जे कैप, क्योंकि वी बी माइनस वी है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल माइनस करने को बोल रहा है, तो ये सीधा सीधा आपको वेक्टर दिख जाएगा, यानी कि हो गया 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप, यानी कि v विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, तो माइनस 30 आई कैप और ये कितना हो गया डॉट 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो 3 6 या 18 यानी कि 180 वोल्ट्स, ये आपका क्या हो गया पोटेंशियल हो गया, कितने वोल्ट्स 180। दूसरा तरीका क्या है इसको सोचने का, देखो बेटा जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन, तो मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट देखना है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन का जज करना है, तो 10 में से 4 है ना एक्स, यानी कि 6 मीटर बचा, अगर ये 6 मीटर है तो ऑब्वियस सी बात है सीधे सीधे आप जो पोटेंशियल लिख पाएंगे वो सीधे सीधे E इंटू 6 विद नेगेटिव साइन, तो यानी कि हो गया 30 माइनस 30 इंटू 6 दैट इज माइनस 180। अगर यही बोलता कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इज 30 एंड वाई डायरेक्शन इज 40, तब आंसर क्या होता है, तो देखो मैं तो सीधे सीधे निकाल लूँ, तो एक्स डायरेक्शन में तो मुझे पोटेंशियल पता चल गया, वाई डायरेक्शन में कितने का वेरिएशन है, ये 2 है ये 5 है, यानी कि 3 का वेरिएशन, और 40 वो है, यानी कि दिस विल बी माइनस 40 इंटू 3। तो जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई होगी आपको उन दोनों पॉइंट्स के बीच में उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है और नेगेटिव साइन लगा देना है, मतलब what you have to do is you have to find the direction of electric field and then find the displacement between two points in the direction of electric field। जैसे अभी इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया, दिस इज 20 आई कैप 30 जे कैप था, तो दिस इज 20 आई कैप, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड 20, और ये 30 जे कैप, ओरिजिन पे पोटेंशियल 0 बोल रहा है, 0,0 किस पॉइंट पर निकालने को बोल रहा है 2,2, तो भैया यहाँ पर देखो माइनस एक्स डायरेक्शन में कितने का वो डिस्प्लेसमेंट है 2 का, प्लस माइनस वाई डायरेक्शन में कितने का वेरिएशन है 2 का, यानी कि माइनस 30 इंटू 2, यानी कि 2 2 ज़ा 4 माइनस 40 माइनस 60, कितना आ गया 100 वोल्ट्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इस डो वाले कंसेप्ट की। तो इस डो वाले कंसेप्ट के लिए सपोज मुझे किसी ने एक क्वेश्चन दिया, कैसा क्वेश्चन देखिएगा, तो ये ध्यान रखेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या है, इफ द पोटेंशियल इन अ रीजन ऑफ स्पेस, इफ द पोटेंशियल इन द region of space around the point minus 1 comma 2 comma 3 is given by v is equal to 10x square plus 5y square minus 3z square. Calculate three components of electric field. Calculate three components of electric field. तो इस केस में सबसे पहले Ex निकालेंगे,
तो ई एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस डो वी बाई डो एक्स, माइनस डो बाई डो एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो पोटेंशियल कितना गिवन है, 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, ऐसे ही दिया। तो x वाले टर्म को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, यानी कि ये कितना बचेगा 20x माइनस 20x। ऐसे ही मैं ई वाई निकाल लूंगा, माइनस डो वी बाई डो वाई, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस डो अपॉन डो वाई, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, दिस विल बी 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। तो y को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन 0, इसको तो करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन 0, यानी कि ये हो गया माइनस 10y, ठीक है नहीं, 5 2 10, ये तो होगा डिफरेंशिएशन 2y। ऐसे ही अब ez निकाल लो, ez दिस विल बी इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6z, ऐसा ही मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अब किस पॉइंट की बात कर रहा है, -1, 2, 3 की बात कर रहा है, तो x की जगह पर यहाँ पर -1 रख दो, यानी कि 20, यहाँ पर -10 इंटू वाई की जगह पर 2 रख दो, यानी कि -20, यहाँ पर z की जगह पर 6 इंटू 3 यानी कि 18। तो ये 20 न्यूटन पर कुलाम आपको मिल गई x डायरेक्शन में, -20 न्यूटन पर कुलाम मिल गई आपको y डायरेक्शन में, और z डायरेक्शन में कितनी मिली, न्यूटन पर कुलाम मिल गई आपको z डायरेक्शन में। तो E डॉट डी आर का जो मतलब है, वो डॉट डी आर का मतलब ये नहीं कि आप इसको सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आप तभी लिख सकते हैं जब ये जो R है दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डी आर मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। बाकी इस डॉट प्रोडक्ट की वजह से, इस डॉट प्रोडक्ट की वजह से, ये इतनी बात ध्यान रखनी है आपको कि इस डॉट प्रोडक्ट की वजह से हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन, वेक्टर की वजह से हमें यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। कैसा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ई एक्स, ई वाई, ई जेड आपको अलग अलग निकालने होंगे, तीनों के बीच में आपको एंगल बहुत अच्छे से पता होता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का क्या तरीका होगा, देखो भैया, ई एक्स कितना आ गया 20 न्यूटन पर कुलम आया, ई वाई कितना आया -20 न्यूटन पर कुलम आया, ई जेड कितना आया 18 न्यूटन पर कुलम, 18 न्यूटन पर कुलम। तो इसको लिखने का क्या तरीका है कि ओवरऑल नेट अगर लिखना पड़ेगा तो ई एक्स आई कैप, ई जेड जे, सॉरी ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। तो ई एक्स कितना हो गया ये 20 आई कैप, दिस इज -20 जे कैप, एंड दिस इज +18 के कैप। ये हो गई आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो शायद आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए बेटा, आपको समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। 12th स्टैंडर्ड में आप E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल मिलेंगे बेटा, जहाँ कहीं पर भी मिलेंगे तो उन चीज़ों को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और पोटेंशियल पर थोड़ी सी और कहानी बाकी है, वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।